हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्री बोर्ड्स कैसे जा रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर लिखना, ठीक है। और आपको कितनी हेल्प मिल रही है इस चैनल से वो भी ज़रूर बताना कि आपकी प्री बोर्ड्स में आपको कितनी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 20, जिसमें हम फिर से कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं हर एक चैप्टर के। और आज का हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट होते हैं, मीन्स क्या क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं हर साल, उन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आपको हर चैप्टर की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो हर साल पूछे ही जाते हैं, उनके लेक्चर्स अब डेली आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है बेटा? है भाई, एक्सोथर्मिक क्या होती हैं? जिनमें हीट रिलीज हो, जिनमें क्या हो, हीट, या फिर ज़्यादा अच्छा से बोलो तो एनर्जी रिलीज हो। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है? अब रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा जाता है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग है सांस लेना। रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें जो आपने फूड कंज्यूम किया है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। फूड का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, और इससे क्या निकलती है? आपके पास एनर्जी निकलती है। इससे आपके पास क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। तो जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो आपको एनर्जी मिल रही है, इसीलिए रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। यही चीज़ लिखी हुई है, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, या जो हमारा फूड है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद रिलीज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ से छोटे छोटे एमसीक्यू के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? भैया, एनर्जी यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। एनर्जी करेंसी क्या है? एनर्जी करेंसी क्या होती है आपकी? एटीपी। फुल फॉर्म कमेंट कर देना, अपने नोटबुक में आप लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन, कि भैया जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, रेस्पिरेशन आपने दो तरीके का पढ़ा है, एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है। रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, आपने पढ़ा है, एरोबिक और एनएरोबिक। तो एरोबिक में भी एनर्जी रिलीज हो रही है, एनारोबिक में भी एनर्जी रिलीज हो रही है। किसमें कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के रिलीज होते हैं, ये आपका क्या बन जाएगा? एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो लिखो, एरोबिक में कितने एटीपी रिलीज हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के रिलीज होते हैं, और एनारोबिक में कितना होता है। देखो, एनर्जी तो दोनों में ही निकलेगी, किसी में कम निकलेगी, किसी में ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। आप बताओ, एरोबिक में ज़्यादा होगी, एनारोबिक में ज़्यादा होगी, और किस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ से एमसीक्यू के क्वेश्चन भी हमें क्लियर हो गए। चलो, व्हाट इज लिम्फ, हाउ इट इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द ब्लड। तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है? बहुत कम है आपके सिलेबस में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। लिम्फ एक फ्लूइड होता है। लिम्फेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें, देखो कई जगह पे ये कलरलेस फ्लूइड भी लिखा जाता है, या फिर कई जगह पे ना, अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो एक लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है बेटा, सिमिलर टू प्लाज्मा, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। जैसे आपका ब्लड का प्लाज्मा होता है ना, वैसा ये होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में अगर ये आ जाए, कलर पूछ लें, तो ज़्यादा बेटर ये होता है कि लाइट येलो कलर आपको लगाना चाहिए। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम करता क्या है हमारी बॉडी में, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। जो मेन रोल होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, लिम्फेटिक सिस्टम एक फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक है। क्या काम कर रहे हैं? फिल्टर की तरह। किसके लिए क्या चीज फिल्टर कर रहे हैं? माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, टॉक्सिन्स, इन सब चीजों के लिए ये एक फिल्टर का तरह काम करता है, ठीक है। अभी क्लास 10th में लिम्फेटिक सिस्टम आपके लिए बहुत कम है, तो ब्लड से कैसे डिफ्रेंशिएट होता है ये हम देख लेते हैं। तो भैया देखो, लिम्फ इज मूव्ड अलोंग द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। नॉर्मली ये घूमता रहता है। ब्लड
जैसे लिक्विड, कोई भी लिक्विड है हमारी बॉडी में घूम रहा है, पानी घूम रहा है, वैसे ही ये घूम रहा है। इसके लिए कोई अलग से सिस्टम नहीं चाहिए, कोई इसको पंप नहीं कर रहा। ब्लड को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है हार्ट से, ठीक है। लिम्फ क्या करता है, हमारी बॉडी से वेस्ट निकालता है। जब अभी मैंने बताया कि लिम्फ एक फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक है। ब्लड का काम वेस्ट निकालना नहीं है, ब्लड का काम मेनली क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब सर आप कहोगे कि ब्लड वेस्ट भी तो निकाल ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो लेके जा रहा है, ठीक है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट भी ये लेके ही जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ब्लड का प्राइमरी काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना आपकी पूरी की पूरी बॉडी में, ठीक है। मूवमेंट ऑफ लिम्फ इज इन सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। किस डायरेक्शन में होती है कर बता दो कमेंट सेक्शन में। जबकि ब्लड जो होता है वो डबल सर्कुलेशन होती है उसकी, ठीक है। ये कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होती है, लिख देते हैं। अब डबल सर्कुलेशन भी क्यों चाहिए, इस पे भी आपने क्या पढ़ा होगा, क्वेश्चन पढ़ा होगा। लिम्फ एक लाइट येलो एंड क्लियर लिक्विड होता है। ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। लिम्फ इज़ प्योरीफाइड इन द नोड्स। अब नोड्स क्या होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ट्यूब्स भी होती हैं, नोड्स भी होते हैं। तो लिम्फ जो प्योरीफाई होगा वो नोड्स में जाके होता है। ब्लड का प्योरीफिकेशन जो होता है वो कहाँ होता है, किडनी में होता है। ब्लड का प्योरीफिकेशन कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। तो ये आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो जब आपको लिम्फ और ब्लड को डिफ्रेंशिएट करना है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइजेस्टिव सिक्रीशन डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट इट इज इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन समझ आया आपको, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। देखो डाइजेस्टिव सिक्रीशन का मतलब क्या है, आपकी जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका फूड आता है, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे बहुत सारे ऑर्गन्स आपके क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जैसे पेनक्रियास से भी आता है ना, लीवर से भी आता है, समझ रहे हो ये चीज़ें। पेनक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। लेकिन एक यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा डाइजेस्टिव सिक्रीशन ऐसा है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता लेकिन वो इंपॉर्टेंट बहुत होता है। पेनक्रियास से तो आपको पता है एंजाइम्स आते हैं, ठीक है ना, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब आपने पढ़ा है। तो लेकिन कौन सी जगह से और क्या चीज़ आती है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं है। तो देखो लिवर से आपने पढ़ा होगा एक चीज़, बाइल जूस, है ना, क्या पढ़ा है ये, बाइल जूस। अब इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, फैट्स को इमल्सिफाई करने के लिए काम क्या करता है ये, इमल्सिफाई फैट। फैट का ब्रेकडाउन तो बाइल जूस ही करता है ना। तो इसमें फिर होता क्या है, ये सॉल्ट्स होते हैं बेटा इसमें, ठीक है, एंजाइम नहीं होता, सॉल्ट्स होते हैं। तो बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, इट कंटेन बाइल सॉल्ट्स विच आर नेसेसरी फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इट मीन्स breakdown of large fat drop into fine droplets so that lipase can act upon them easily। तो भैया बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ये तोड़ देता है बाइल जूस। इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है। तो आपको पता है अगर आपका बाइल जूस सिक्रेट नहीं होगा तो फैट को कौन ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है ना, फिर फैट को कौन ब्रेक डाउन करेगा। चलो अच्छा, बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है ये कमेंट करना, ठीक है। अब एमसीक्यू भी कर ही लेते हैं ना, डिस्कशन कर ही लेते हैं। बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, सिक्रीट कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, लीवर से। दो क्वेश्चन बनते हैं ना इस पे, एक तो होता है सिक्रीशन और एक होता है स्टोर। सिक्रीट कौन कर रहा है, लीवर। स्टोर कहाँ पे हो रहा है, ये थोड़ी है लिवर ने सीधा के सीधा ही तुम्हारे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिया है। लिवर सिक्रीट करता है, स्टोर हाउस में ये स्टोर होता है, फिर जब ज़रूरत होती है तो ये स्टोर हाउस से कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। बस उस स्टोर हाउस का नाम बता दो कि वो स्टोर कहाँ पे होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
डिस्कस हाउ द रोल्स ऑफ वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये तो आपको पता भी है, एक्सेप्शन बन जाती है जब चीज़ें, तो ये एक्सेप्शन वाली चीज़ें ही हैं। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी सब कुछ आप पढ़ चुके हो कि वेन्स के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन ये जो दो है, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, इनके अंदर क्या होता है, हमारा उल्टा होता है। अब पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये कहाँ से आ रही होती है, पल्मोनरी वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब भी आप वर्ड पढ़ते हो पल्मोनरी, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, लंग्स। ठीक है ना, पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, लंग्स के लिए। पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट, जबकि वेना कावा जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, वेना कावा जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देखो एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम्स हैं वो आप अब बना के देखते रहो, उनका सारे के सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपने करनी है। लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, पाथवे आपको पता होना चाहिए किसका क्या है, क्योंकि पाथवे सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक है। मैं यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब आप सोच रहे होगे डायग्राम्स भी तो इंपॉर्टेंट है, भैया वो तो है ही है। उनके अलावा डायग्राम की तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम में भी क्या प्रैक्टिस करनी होती है, डायग्राम चूज कौन से करोगे, एनसीईआरटी के। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, इनके लेबल करना इनको सीखो अच्छे से, और पाथवेज। एनसीईआरटी डायग्राम में लेबल, कौन सा पार्ट कहाँ पे क्या लेबल है, क्योंकि ऐसे ही आपको पता है एमसीक्यू में ना फोटो दे देते हैं और आपको लेबल करने के लिए बोल दिया जाता है। और क्या है, पाथवे। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ज़रूर करनी है, तो इसीलिए उनके अलावा मैं ये सब चीज़ें लेके आया हूँ कि आपके लिए। और क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, अब ये मत कहना कि डायग्राम तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो तो सारे ही करने हैं, उसमें तो सारी डिटेल करनी है। और मैं डायग्राम के लिए अलग क्लास लेके आऊँगा जिसमें आपके पूरे चैप्टर के ना डायग्राम से डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the sequence of steps in photosynthesis? How it is different in desert plant and those in temperate region? तो फोटोसिंथेसिस तो आपको बहुत अच्छे से आपने की भी होगी, बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या होते हैं, सबको पता है। क्लोरोप्लास्ट होता है जिसको लाइट एनर्जी क्या करता है, अब लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, मेरा एक यहाँ पे एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड, कि देखो यार, आप अगर गर्मी में सनलाइट में खड़े हो जाते हो तो आपकी स्किन बर्न करने लग जाती है ना, सनबर्न हो जाता है, होठों को मतलब जलना ही महसूस होता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, पेड़ पौधों से जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, उन वो सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हैं तो वो ब्राउन हो जाते हैं ना। कैसे हो जाते हैं, वो ब्राउन हो जाते हैं। लेकिन जो पेड़ पे जो पत्ते लगे हुए हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट है, वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो गर्मियों में इतनी भयंकर गर्मी हो जाती है, वो पत्ते जल क्यों नहीं जाते है भाई, वो पत्ते ऊपर लगे लगे ब्राउन क्यों नहीं हो जाते, वो पत्ते जल क्यों नहीं जाते, क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है जो उनको जलने से रोक लेता है, समझ रहे हो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन समझ आ गया कि सनलाइट तो गर्मियों में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पत्तों को तो जला देगी, इतनी एनर्जी होती है। और क्लोरोप्लास्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो उस टाइम पे भी तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन वो पत्ते जल क्यों नहीं जाते यार, इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है जब। ठीक है, तो ये मेरा एमसीक्यू का है, इसको आता है कमेंट करके ज़रूर लिखो इसको। क्लोरोप्लास्ट ऑन एक्सप्लोजर ऑफ लाइट एनर्जी बिकम्स एक्टिवेटेड बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, वाटर के मोलिक्यूल को एक स्प्लिट कर देगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटोलिसिस हो जाएगी वाटर की। फोटोलिसिस का मतलब, लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट एनर्जी का यूज़ करके। जैसे हमने चैप्टर 1 में जो आपका केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है उसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस की है वाटर की। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। सिमिलरली फोटोलिसिस का मतलब क्या है, सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके हमने पानी को तोड़ दिया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। मिलेगा तो देखो भाई,
हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाती है CO2 में और ग्लूकोज आपका बन जाता है। ये तो सब आपके क्या हो गए, स्टेप्स हो गए। हाउ इट इज़ डिफरेंट इन डेजर्ट प्लांट। अब डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, अब वही बात होगी, इन डेजर्ट प्लांट के अंदर डेजर्ट्स में क्या है, भयंकर गर्मी है, ठीक है ना। टेम्परेट रीजन में जो नॉर्मल है वहाँ पे तो स्टोमेटा दिन में ओपन हो जाता है, लेकिन डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा की हिम्मत ही नहीं है कि वो दिन में ओपन हो जाए। ऐसा क्यों भैया, जैसे ही स्टोमेटा ओपन होएगा उसमें से ट्रांसपीरेशन होना लग जाएगा, ठीक है। इसका रीज़न भी आपको पता है, क्या है, ट्रांसपीरेशन। पानी की कमी है, भयंकर गर्मी है, पानी की वैसे कमी है। अब जितना पानी पहले स्टोर हुआ हुआ है, स्टोमेटा अगर दिन में खुल गया वो पानी भी चला जाएगा, ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपीरेशन भी हो जाएगा और इवेपोरेशन भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साथ ही साथ। तो पानी का लॉस ना हो इसीलिए स्टोमेटा दिन में तो खुलते ही नहीं। अब स्टोमेटा जब तक नहीं खुलेंगे तब तक क्या होगा भाई, आपका डिफ्यूजन नहीं होगा, आपका क्या होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, रात को ओपन होगा स्टोमेटा और रात को कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेगा, ले लेगा, और फिर एक इंटरमीडिएट बना के रख लेता है। जब दिन में लाइट एनर्जी आएगी, क्लोरोफिल उसको क्या कर देगा, लाइट एनर्जी का यूज़ करके फिर उसको आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, फूड में आपके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है डेजर्ट प्लांट में। मेनली कारण क्या है भैया, लॉस ऑफ वाटर, इसीलिए वहां पे स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं, दिन में ओपन नहीं होते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, हाउ आर द गैसेस ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, और हेमोग्लोबिन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें ये लो जी लिखी हुई हैं आपके सामने। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं भाई, डिफ्यूजन के थ्रू होती हैं। ऑक्सीजन इज कैरिड एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन लंग से टिश्यू के पास, वहाँ पे ये डिसोसिएट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज जो होता है, ठीक है, वो फिर से आपके ब्लड में घुल जाती है, टिश्यूज उसको दोबारा से किस में डाल देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं, और फिर एंड में चेंज ऑफ गैसेस की साइट कौन सी है, एल्वियोली, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा होता कहाँ पे है, एल्वियोली में। अगर आपका MCQ आता है, एक वर्ड में पूछ लिया जाए कि हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाती है, ठीक है, ब्लड की मेन स्ट्रीम है, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ब्लड में CO2 अंदर, ये सब चीज़ें ये होता कहाँ पे है, एल्वियोली में। स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, डायग्राम आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट था इसमें हेमोग्लोबिन क्या होता है। हेमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेड कलर का होता है, प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन हैज़ एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, एफिनिटी मतलब ये जल्दी से ऑक्सीजन में घुल जाएगा, ठीक है। CO2 से ज़्यादा एफिनिटी किसके लिए होती है, ऑक्सीजन के लिए। मतलब अब आपके ब्लड में तो CO2 भी है ना, तो CO2 जल्दी घुलती है, ऑक्सीजन जल्दी घुलती है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ये ज़्यादा पसंद करता है, और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा पसंद करता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। ऑक्सीजन से भी ज़्यादा पसंद किसको करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो ये एफिनिटी का ऑर्डर है। कौन सी गैस के लिए हेमोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, हेमोग्लोबिन किसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है। तो पहले नंबर पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर नहीं है ऑप्शन में फिर आप क्या लगा दोगे, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये डायग्राम्स के अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे हो रहा है, ठीक है, तीन तीन तरीके से बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें से आपके पास ना MCQ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे MCQ आते हैं, ये सब आपको चार्ट पूरा याद होगा कि एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, एब्सेंस में क्या बनता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होगी। अब माइन्यूट सी चीज़ें भी आपको ध्यान रहनी चाहिए, कि जैसे ग्लूकोज जब पायरुवेट बनता है, ठीक है, पायरुवेट का फॉर्मूला ध्यान रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि 3 कार्बन मोलिक्यूल होता है, और ये चीज़ होती कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में। ये चीज़ कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, क्लियर है। और फिर पायरुवेट, अच्छा मेरे को ये बता दो, चलो इसमें लिखा भी हुआ है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। पायरुवेट अगर आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, अच्छी खासी ऑक्सीजन है, तो पायरुवेट जो 3 कार्बन मोलिक्यूल है
वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, वाटर भी बनेगा, और ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है तो हमारे मसल्स में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। अगेन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लैक्टिक एसिड ये आपके लिए किसका कारण है? मसल क्रैम्प्स का। ठीक है, क्रैम्प्स जो होते हैं मसल्स में वो इसके कारण ही होते हैं, लैक्टिक एसिड जब आप ज़्यादा बन जाते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है? यीस्ट में होता है। वहाँ पे आपके लिए क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी भी रिलीज होती है। एनर्जी तो देखो तीनों में ही रिलीज होगी, क्योंकि कार्बन मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमसीक्यू में क्या पूछा जाता है कि ग्लूकोज पायरुवेट में कहाँ पे कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्जन जो होता है ये कहाँ पे होता है? भैया ये कन्वर्जन साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। फिर उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन जो होता है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप आई होप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन इवेंट्स अकरिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या मेन इवेंट्स होते हैं? भैया जो एब्जॉर्प्शन है आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है, डाइजेशन जो हो रहा है, ठीक है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है, तो वहाँ पे जो फूड में फैट मॉलिक्यूल हैं उनको बर्न करने के लिए बाइल जूस आता है, उनको तोड़ने के लिए क्या आता है? बाइल जूस आता है। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है, उसमें ट्रिप्सिन, पेप्सिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो सबको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, स्टार्च का ब्रेक डाउन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? देखो सबसे पहले आपको पता है डाइजेशन किसका होता है। अब खाने में आपने कार्बोहाइड्रेट भी खाया, फैट भी खाया, प्रोटीन्स भी खाए, विटामिन भी थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। और कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च जो होता है वो आपके मुंह में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करता है इसका माउथ के अंदर, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बाइकार्बोनेट आयन, ये डुओडेनल क्या होती है? इसको इतना ज़्यादा चलो डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, ये पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेसिकली होता क्या है, एल्कलाइन मीडियम क्यों बना रहे हैं? ये जो पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स आए हैं उनको काम करने के लिए ना क्या चाहिए? एल्कलाइन मीडियम चाहिए। जब आपके स्टमक में खाना था तो वहाँ पे HCl रिलीज हुआ, वहाँ पे क्या हुआ? HCl रिलीज हुआ, जिसने मीडियम को क्या कर दिया? एसिडिक कर दिया, और उसने बैक्टीरियाज को, हार्मफुल बैक्टीरियाज को वहाँ पे किल भी कर दिया। अब वो जो एसिडिक मीडियम में फूड था वो आगे आया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें एनवायरनमेंट कैसा चाहिए? एल्कलाइन चाहिए। जितने भी आपके ये एंजाइम्स हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो भी हैं, वो एल्कलाइन मीडियम में आपका काम करेंगे। तो एंजाइम्स को एल्कलाइन मीडियम चाहिए। एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेस्टिव प्रोसेस। इंटेस्टाइनल जूस जो प्रोसीड होता है, डाइजेस्टिव फूड, अमीनो एसिड, शुगर का ब्रेकडाउन हो जाता है। हाँ, ब्रेकडाउन भी याद रख लेना भैया, कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में ब्रेकडाउन होते हैं? फैट का ब्रेकडाउन होके कौन सा छोटे मॉलिक्यूल बनता है? प्रोटीन्स का क्या बनता है? लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की सारी वर्किंग पूछी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या क्या है। ठीक है, विलाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ये। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए आप खाना खाते रहते हो, पेट फूलता रहता है ना, वो सब चीज़ें हैं। और इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी, डाइजेशन भी कैसे हो जाता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विलाई, ये सब आपको पता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि डायग्राम्स बच्चे सब याद कर भी लेते हैं, प्रैक्टिस कर भी लेते हैं। उनके अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, रिपीटेड हैं ये बहुत। कोई भी आप पेपर उठा के देख लो, पिछले 10 साल 20 साल का पेपर उठा के देखो, बार बार यही चीज़ें पूछी जाती हैं, और इन्हीं में MCQ बनते रहते हैं, जो अभी मैंने आपको बीच बीच में बता भी दिए कहाँ से क्या MCQ बनता है। ठीक है, तो चलो सेशन बताओ मेरे को कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नेक्स्ट सेशन के लिए सब कंटेंट आपके लिए फ्री मिलने वाला है, जो बच्चे PCM ऑप्ट करने वाले हैं। ठीक है, और JEE मेंस की तैयारी करने वाले हैं, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।